आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता के प्रकार पर। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्वतंत्रता के अर्थ एवं परिभाषा को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के भेद क्या हैं। देखिए, नागरिक जीवन में जितने भी पहलू होते हैं, प्रत्येक में नागरिक किसी न किसी प्रकार की स्वतंत्रता की इच्छा रखता है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, प्राकृतिक, है ना, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं जिसकी इच्छा व्यक्ति करता है। पहले हम देख रहे हैं इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल लिबर्टी भी कहते हैं। अभी देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है कि मनुष्य स्वभाव से कुछ स्वतंत्रताएं चाहता है जो कि उसके स्वतंत्र विकास में सहायक है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से मिलने वाली हैं। इन स्वतंत्रताओं के ऊपर वह किसी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार नहीं करता। और इसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं जो व्यक्ति स्वभावतः करता है, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, है ना, ये सारे के सारे जो है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर आते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है, इसका प्रतिपादन संविधानवादी विचारकों ने अलग अलग रूपों में किया है। संविधानवादी विचारक माने जो सामाजिक समझौते के विचारक हैं उन्होंने, परंतु उनमें अनेक कमियां रही और कौन सी स्वतंत्रता प्राकृतिक है यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हैं। यदि प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर तो क्या हो जाएगा, एक तरह से मत्स्य न्याय हो जाएगा। तो स्वतंत्रता तो समाज में भी संभव हो सकती है और सामाजिक नियमों द्वारा ही स्वतंत्रता का नियमन हो सकता है। अनियमित स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहना उचित नहीं है। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा केवल एक कल्पना मात्र है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा का कुछ न कुछ महत्व तो होता ही है। यह धारणा इस बात की पुष्टि करती है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक मांग है। कैसी है? स्वतंत्रता प्राकृतिक मांग है। बिना स्वतंत्रता के मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अतः मनुष्य की जो कुछ स्वतंत्रताएं हैं उसको बनाए रखना एक जरूरत है, एक नैसर्गिक आवश्यकता है और अनावश्यक प्रतिबंधों के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता किसी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव है। और इसका अर्थ क्या होता है, मतलब अगर आपके नहीं है मत्स्य न्याय हम किसे कहते हैं, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो स्वतंत्रता तो समाज में ही संभव होती है ना, और उसके नियमों के द्वारा ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता धारणा केवल कहा है, जैसा कि हमने कल्पना मात्र, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि क्या काल्पनिक स्वतंत्रता होती है और क्या नहीं होती है। फिर भी हम इसकी महत्व मानते हैं। ये कहा जाता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह नागरिक को इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करे, अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए और अनावश्यक प्रतिबंधों के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। इसी के साथ देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इस कथन का कि कहा गया है ना कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा है। ये अर्थ है कि इस मनुष्य समाज में जन्म लेता है, उसी में पलता है और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए किस पर निर्भर रहता है, समाज पर निर्भर रहता है। और जो व्यक्तिगता की अभिवृद्धि द्वारा ही वह समाज की सेवा के कार्य संपन्न करता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह समाज में अनेक प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसकी अपेक्षा भी रखता है कि मुझे ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो समाज में रहते हुए व्यक्ति ऐसे अनेक कार्य करता है जिसका संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से होता है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ क्या लिया उन्होंने कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रथम प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से है। और ये कौन सी स्वतंत्रता है? जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, है ना, धर्म, पारिवारिक जीवन और अपनी मनपसंद का व्यवसाय, ज्ञानार्जन करना, ये सारी की सारी जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इनका जो संबंध है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है। इस स्वतंत्रता के समर्थकों का क्या मानना है? इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और बहुलवादी विचारक तो इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत इन कार्यों को करने में स्वतंत्रता तो चाहिए ही चाहिए और समाज व्यक्ति को ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उपभोग की खुले तौर पर आज्ञा नहीं दे सकता। फिर भी समाज के व्यापक हित में या कभी कभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रख के स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक मिल ने व्यक्तिक जो स्वतंत्रता है उस पर कोई ऐसा सामाजिक प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया है। फिर भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं हो सकती।
इसलिए कौन सी मर्यादा इन कार्यों पर लगनी चाहिए, इसका निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि सामाजिक जीवन की समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तिगत आचरण पर पड़े बिना नहीं रह सकता, है ना। जैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक किसी पदार्थ का मनमाने ढंग से उपयोग करना चाहता है, और यदि समाज में उस वस्तु का उत्पादन कम होने से उसके वितरण पर समाज की सत्ता नियंत्रण लगा देती है कि भाई उसका उपयोग तो करना चाहता है, उसको बांटना चाहता है, लेकिन वो है ही नहीं, और सरकार ने उस पर नियंत्रण लगा दिया, तो स्वभाव तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण लग जाता है ना। और इस स्वतंत्रता को उस सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है जहाँ तक इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति या समाज पर न पड़े। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि स्वास्थ्य की हानि, मानसिक दुर्बलता, जिसका अनुमान समाज लगा सकता है, परंतु कुछ बातें जिनका अनुमान समाज भी गलत लगा सकता है, जैसे धार्मिक विश्वास है ना। तो इस प्रकार सार्वजनिक शालीनता की दृष्टि से वस्त्र परिधान पर नियंत्रण लगाना भी कठिन समस्या है। जैसा कि बर्टन रसेल कहते हैं कि विचारों, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता मत देने और सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार से भी कहीं अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने कहा जो विचारों की अभिव्यक्ति है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, वह सार्वजनिक पद धारण करने या फिर मत देने के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक व्यक्ति अपनी बात को रख सके, है ना। तीसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, नागरिक स्वतंत्रता, जिसको सिविल लिबर्टी भी कहा जाता है, कि राज्य का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकारों के उपभोग तथा नागरिक कार्यों के संपादन के लिए जिन स्वतंत्रताओं की वह अपेक्षा करता है उन्हें क्या कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। मतलब व्यक्ति को अपने कार्यों को संपादन करने के लिए जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता है नागरिक के रूप में, ये स्वतंत्रताएं राज्य के कानून द्वारा दी जाती हैं और कानून द्वारा ही इस पर आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो इन स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में बाधा आने पर नागरिक राज्य के समक्ष अपना प्रत्यावेदन कर सकता है और राज्य के ऊपर इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण का भी दायित्व होता है ना, कि राज्य नागरिक की इन स्वतंत्रताओं का संरक्षण करता है। तो नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, जैसे शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। यह भी हम इस तरह की स्वतंत्रताओं के अंदर कह सकते हैं। तो शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान के द्वारा, जैसे मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्राप्त दी जाती है ना, वह शासन के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरी स्वतंत्रता जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है ना। जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक एवं लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि नागरिक स्वतंत्रता का बहुत महत्व है, इसी से राज्य का स्वरूप सामने आता है। और बारकर इस बारे में कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, ठीक है ना। और नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सम्मिलित हो जाती है और उसमें कई अधिकार सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे जीवन तथा शरीर की रक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, भाषण, वाद विवाद तथा समुदाय आदि बनाने की स्वतंत्रता, आराधना करने की, पारिवारिक जीवन की, ये सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को राज्य के द्वारा उसके अधिकारों के अंदर प्राप्त होती है। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसको हम पॉलिटिकल लिबर्टी भी कहते हैं, कि व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की धारणा किसकी देन है, लोकतंत्र की देन है। और निरंकुश शासनों के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो निरंकुश होते हैं ना, उन शासनों के अंदर हम राजतंत्र की कल्पना, राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। तो राज्य के शासन संचालन में व्यक्ति को जो सुविधा शासक दे देते हैं वही उसकी स्वतंत्रता थी, और जब चाहे उसकी स्वतंत्रता को शासक छीन सकते थे। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, शासन किसका है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, अतः नागरिकों को कुछ विशिष्ट राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती, तब तक लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है। तो आधुनिक लोकतंत्र कैसे हैं, प्रतिनिधित्व माने प्रतिनिधि के माध्यम से बहुत बड़ी ज़्यादा जनसंख्या होती है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हो नहीं पाती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनती है। जनता अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को प्रयुक्त करने का अधिकार अपने द्वारा निर्वाचित किसको देती है, प्रतिनिधियों को देती है। और ये प्रतिनिधि फिर 4 साल का है या 5 साल, जितने भी साल का कार्यकाल होता है उसमें निर्वाचन के द्वारा फिर बदल दिए जाते हैं। तो राजनीतिक समस्याओं के संबंध में भी जनता को अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है, ताकि जनमत को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शासक वर्ग अपनी शासन नीति निर्धारित कर सके। रूसो कहते हैं, देखिए, कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। और लॉस्की क्या कहते हैं कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। अब राजनीतिक स्वतंत्रताओं में देखिए कौन सी स्वतंत्रता आती है, जैसे मतदान देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, व्यक्ति मतदान करता है ना,
है, और उसको निर्वाचित होने का, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो किस तरह के अधिकार कहलाते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को जो प्राप्त है उसके अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में देखिए नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव हो सके। तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक देशों में ही संभव है। निरंकुशतावादी या डिक्टेटरशिप जहाँ पर चलती है वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह से देखिए आप ये आर्थिक स्वतंत्रता कि राष्ट्रीय तथा संवैधानिक स्वतंत्रताओं के विपरीत आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत प्रकृति की है ना। और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के लिए राजनीतिक तथा नागरिक स्वतंत्रता जो है वो बेकार है। 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद के विरुद्ध आर्थिक स्वतंत्रताओं की भावना एक महान प्रतिक्रिया थी, और व्यक्तिवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर दिया और आर्थिक क्षेत्र में लेसे फेर की नीति, आपने देखा होगा, हमने व्यक्तिवाद मिल की स्वतंत्रता का अधिकार जब पढ़ा है उसके अंदर यद भाव्यम जिसको बोलते हैं लेसे फेर की जो नीति है ना, मेरा इसके अंदर एक वीडियो है मिल की स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है, उसको मैंने अलग से दिया है, तो मैं आपको उसको भी सेंड करूँगी, आप उसको भी देखिए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रतियोगितावाद तथा पूंजीवाद को प्रश्रय मिलना स्वाभाविक हो जाता है इस समय, है ना। तो आर्थिक क्षेत्र में उसके ये दुष्परिणाम होते हैं कि सबल निर्बलों का क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं और अत्यधिक धनी बन जाते हैं और निर्बल दरिद्र ही रह जाते हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय बताया इन्होंने कि व्यक्ति को राज्य के अंदर इतनी सुविधा मिलनी चाहिए कि वह अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता तथा अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सके, है ना। कि व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, कहाँ, राज्य के अंदर सुविधा मिलनी चाहिए, और जो मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं वह अपनी क्षमता के आधार तथा अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य कर सके, उससे कोई ना रोके, उसे अपने कार्य क्षमता के अनुसार लाभ भी मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करे, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, श्रम की अवधि का निर्धारण हो, ऐसा नहीं हो कि कितने समय काम करना है किसी को, है ना, उसके श्रम का शोषण ना हो, न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण हो कि भाई कितना, कम से कम पारिश्रमिक कितना है, आदि आर्थिक संस्थाओं के कुछ लक्षण हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर आते हैं। जैसा कि लॉस्की बोलते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो, हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, है ना। जैसे आज का हम समझ कहते हैं ना, बेरोजगार बहुत हो गए, करें, ऐसा कुछ नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति करे तो सही, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है ना। क्या, किस चीज़ से हमें आघात लगता है, देखिए कि बेरोजगारी और एक भय रहेगा कि मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के सामने नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखना चाहिए, आज क्या है उसके बारे में सोचे, अपने काम के बारे में सोचे, है ना। ऐसी आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसी के साथ देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की धारणा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के विपरीत राष्ट्र के रूप में संगठित संपूर्ण जनसमूह की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की भावना है ना। और ये जनसमूह जो भूगोल, भाषा, संस्कृति, जाति, वंश आदि की एकता की भावना से क्या होता है, संगठित होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। इस प्रकार का जनसमूह जो मिलकर रहा है वह राष्ट्र कहलाता है। यदि ऐसा जनसमूह किसी निश्चित प्रदेश में निवास करते हुए अपना स्वतंत्र राज्य निर्मित करना चाहता है तो उसे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, वो रह सकता है। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार का द्योतक है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की धारणा ये प्रदर्शित करती है कि एक राष्ट्र दूसरे राज्य की अधिकता में रहकर विकास नहीं कर सकता। वह धारणा साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई है ना। साम्राज्यवादी व्यवस्था क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करो, और 18वीं शताब्दी में फ्रांस की राजक्रांति के बाद ये जो है बढ़ती चली आई। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो गए थे, तो भी एक बार फिर साम्राज्यवाद ने जोर पकड़ा, परंतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना इतनी बलवती हो गई कि आज संसार के भिन्न भिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हो चुका है। एशिया तथा अफ्रीका में जहाँ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपना साम्राज्य फैलाकर राष्ट्रीयता को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रखा था, ये भावना बहुत प्रभावी हुई, राष्ट्रीयता की भावना, और आज इन महाद्वीपों के अंदर क्या है, अनेक राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो गए हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के सम्मान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी क्या है, दूसरे राष्ट्र की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। तो संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना चाहिए, है ना, कि भाई, और
आत्मनिर्णय का सिद्धांत इसमें चलना चाहिए। इसी के साथ है नैतिक स्वतंत्रता, कि भैया नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है। नैतिकता मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो मनुष्य को क्या बनाता है, मनुष्य बनाता है। हम उस व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र मान सकते हैं जो अपने सार्वभौम स्व, है ना, यूनिवर्सल सेल्फ जिसको कहते हैं, को प्रत्येक व्यक्ति में देखता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है वही सबके लिए अच्छा है, जो निस्वार्थ है, जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है। इसके विपरीत व्यक्ति केवल अपने ही विवेक से सोचता है या कार्य करता है और जो अपने विचारों तथा कार्यों को ही उचित समझता है, दूसरे के कार्यों की अवहेलना करता है, उसे क्या कहेंगे अपन, उसको तो हम नैतिक दास कहेंगे, है ना, नैतिक दास कहलाएगा वो तो। और नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मनुष्य लोभ लालच के वशीभूत ना हो, सामाजिक हित तथा सामाजिक भावनाओं का आदर करे और अपने विचारों तथा कार्यों को नियमित करे। जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं है उसे नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो नैतिक स्वतंत्रता के महत्व पर पाश्चात्य आदर्शवादी विचारकों ने बहुत ज़्यादा बल दिया। उनमें कौन है, अरस्तु, कांट, ग्रीन, बोसाके, ये सारे नैतिकवादी विचारक हैं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक स्वतंत्रता का पर्याय महत्व मानते हैं। इसी के साथ आप भी देखिए कि संवैधानिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। वर्तमान लोकतंत्र के युग में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना ही क्या है, लोकतंत्रवाद का आधार नहीं रह गई है। केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नहीं है लोकतंत्र का आधार। प्रत्येक राज्य की जनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता से संतुष्ट नहीं होती है। अपने देश राष्ट्र को विदेशी सत्ता के हाथ से मुक्त करा लेने के बाद वह यह चाहती है कि राज्य के शासन प्रबंध के संबंध में जनता द्वारा स्वीकृत एक संविधान तैयार होना चाहिए और राज्य का एक मौलिक कानून होना चाहिए। संविधान निर्माण का कार्य जनता किसके माध्यम से करेगी, अपने प्रतिनिधियों की सभा को दे सकती है या उसके उपरांत लोक निर्णय के द्वारा भी उसे अंतिम रूप में स्वीकृति देने का अधिकार उसका होना चाहिए, है ना। और आप ये देखिए ये स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है और ये लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निर्मित संविधान स्थायी एवं राज्य की मौलिक प्रभुसत्ता का प्रतीक होता है। अतएव संवैधानिक शासन स्वतंत्रता जो है वह शासन में स्वेच्छाकारिता के ऊपर नियंत्रण रखने का एक प्रकार से उपचार है। शासन अपनी मनमर्जी नहीं करे, इसके लिए संवैधानिक स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं लोक निर्णय और जनता की अंतिम स्वीकृति भी शामिल है। तो राज्य की कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन करके अपने आप को निरंकुश बनने का साहस नहीं कर सकेगी, स्वेच्छाकारी बनने का कार्य नहीं कर सकेगी। तो इस तथ्य को सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी मूल संविधान द्वारा की जाती है। तो लोकतंत्री शासन की रक्षा हेतु इस स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है। आज हमने देखा है कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, और हम किस प्रकार से हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं जो है मिली, एक नागरिक, एक व्यक्ति, है ना, एक राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते मिली हैं, उसका वर्णन हमने किया है। अगले उसके अंदर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता, कानून और समानता ये कुछ ऐसे रूप हैं, इन सब में क्या अंतर है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।